नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हमेशा की तरह हम आपको देंगे बाजार का पूरा अपडेट, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और जो खास मेहमान आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं उनका परिचय करा दे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन है हमारे साथ। संदीप जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। संदीप जी से बातचीत करेंगे और साथ ही बाजार का पूरा एक्शन आप तक पहुंचाएंगे हमारी रिसर्च टीम। उनका भी परिचय करा देते हैं। बाजार का आज का हाल कैसा रहा जानेंगे हम डिटेल में आशीष चतुर्वेदी से। क्यों हो सकती है एसबीआई की री रेटिंग, हमें बताएंगी देवांशी। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस शेयरों में क्यों बढ़ा है फोकस, जानेंगे वरुण से। और दीपक नाइट्राइट पर अपडेट हमें देंगी मानसी दवे। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं उससे पहले बाजार के आज के हाल पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी का दिन आज बाजार के लिए था। बिकवाली काफी ज्यादा हावी रही बाजार पर। निफ्टी 90 अंक फिसलकर 15,119 पर जाकर बंद हुआ। तो सेंसेक्स 450 से ज्यादा अंक टूटकर 51,325 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी आज 325 अंक गिरकर बंद हुआ। ये तो बाजार का अपडेट हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज के नंबर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पर क्या एक्टिविटी देखी गई। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 903 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1217 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। और बाजार पर और ज्यादा डिटेल में बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। कहां पर सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा नरमी आज देखने को मिली और कहां पर अपवर्ड मूवमेंट था आज? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला बाजार में। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों इंडाइसेस में अगर आप देखें तो लगभग 1% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन खास बात आज के सत्र की ये देखने को मिली कि कुछ सेक्टर खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में तेज ब्रेकआउट देखने को मिला। ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 5% 10% तक की तेजी देखने को मिली। सबसे पहले देख लेते वो लिस्ट जो स्टॉक्स हमने आपको जी बिजनेस पर बताए, वहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। एचपीसीएल देखिए, यहाँ पर ढेर सारे एनालिस्ट की तरफ से राहत हुई। देखिए दिन के दौरान बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। टेक महिंद्रा आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, यहाँ पर बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। न्यू इंडिया एश्योरेंस ये स्टॉक आपको जी बिजनेस पर बताया गया था। बीपीसीएल वागले जी ने बताया और दिन के दौरान देखिए बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज एक तरफा मूवमेंट देखने को मिला सभी सरकारी कंपनियों में। अगर आप देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जीआईसी, आरई, ओएनजीसी लगभग 52 वीक्स का हाई बना। बीएचईएल में अगर आप देखें तो कुछ ब्लॉक डील्स का एक असर देखने को मिला। बढ़िया उछाल खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खबर आती हुई देखी कि गैस कंपनीज को भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, इसका असर देखने को मिला। और उससे जुड़े सभी जो सेक्टर हैं, जीएसपीएल देखिए, ओएनजीसी, गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल, यहाँ पर तो खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर या टाइल्स बनाने वाली कंपनीज है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका असर देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 3 दिनों से तेज खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक लगभग 20% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी तेजी का सिलसिला लगातार बरकरार है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज स्टॉक में भी अगर आप देखें तो 13% की मूव्स देखने को मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली के, इसका एक असर देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स की बात की जाए तो जो तेजी है, तेजी को लीड किया 2 सरकारी कंपनियों ने। हिंदुस्तान कॉपर काफी दिनों के बाद 12% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। नाल्को यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। हिंडाल्को और रत्नामणि मेटल हल्की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन रफ्तार सुस्त रही एनबीएफसी स्टॉक्स की। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ जो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर हैं, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एम फाइनेंस, इन स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। और ऑटो स्टॉक्स में भी अगर आप देखें, कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी अगर आप देखें जो तेजी की रफ्तार वो सुस्त रही। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट थी यहाँ पर बढ़िया तेजी का रुझान रहा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आशीष आपका बाजार पर और ज्यादा डिटेल में अपडेट देने के लिए। हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अब वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार काफी ज्यादा फिसल गया। इस पूरे मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बाजार अभी रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी थकान नजर आ रही है बाजार में। कैसे देखें बाजार की इस मूवमेंट को और अभी स्ट्रैटेजी क्या रखने की आप सलाह देंगे? स्ट्रैटेजी तो देखिए बाय ऑन डिक्लाइंस की है। और पिछली बार भी मैं यही कह रहा था कि थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर से आएगी मार्केट में। और देखिए मार्केट रोज तो ऊपर जा नहीं सकता है और ऊपर के लेवल्स में थोड़ी बहुत थकावट है। बट आज ब्रॉडर मार्केट्स में एक जबरदस्त यूफोरिया जैसा माहौल था। कुछ स्टॉक्स तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे और पीएसयूज ने तो एकदम रंग मचाया हुआ था, क्योंकि सरकार की भी इनिशिएटिव्स बहुत सारी है और बढ़िया इनिशिएटिव्स के सामने ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ
बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज और भी आने वाली है इस सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, मेटल्स ये सब अच्छा कर रहे थे, बट फार्मा स्टॉक्स भी ठीक ही परफॉर्म किया आज। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए। 15,000 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, 14,800 15,000। तो जहां पे इन लेवल्स पे आए तो और बाइंग की सोचे, और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी ऐसे बाजार में अपनाने की सलाह संदीप जी की। संदीप जी, अब कल के लिए खरीदारी करनी हो तो आपके इंट्राडे पिक दोनों कैश और एफओ सेगमेंट से कौन से होंगे, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर करने की सलाह देंगे आप आज? बिल्कुल, देखिए मैंने शुरुआत की कमेंट्री में मैंने फार्मा का जिक्र किया था, और बायोकॉन एक नेगेटिव न्यूज की वजह से बहुत बड़ा करेक्शन दिया था और अब अच्छा कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे बायोकॉन इज अ वेरी अट्रैक्टिव पिक। तो 420 के लेवल्स पे क्लोज हुआ था आज, 430 435 का टारगेट लगा है और 413 का स्टॉप लॉस। और जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, और आज मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर्स के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव दिन था, क्योंकि गैस के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो चल रही है कि सरकार जीएसटी को हटाने की बात, वैट को हटा के जीएसटी लागू करने की बात कर रही है, तो उससे ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो 231 के लगभग जीएनएफसी के भाव आज क्लोज हुए हैं, 240-45 का टारगेट लगा है, 223 का स्टॉप लॉस इंट्राडे पिक के तौर पे कैश मार्केट का। और पोजिशनल पिक के तौर पे है, जिस तरीके से ऑटो इंसनरी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो के नंबर्स आए हैं, तो मैं पहले भी काफी ऑटो इंसनरी स्टॉक्स रेकमेंड किया हूं। और आज का जो स्टॉक है वो गैब्रियल इंडिया। पोजिशनल पिक के तौर पे गैब्रियल इंडिया इज अ वेरी सेफ स्टॉक, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। 107 का स्टॉप लॉस लगाएं और 140-50 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को पोजिशनली खरीदें। तो एफएनओ से इंट्राडे में बायोकॉन में खरीदारी की सलाह, और कैश सेगमेंट से जीएनएफसी में खरीदारी की सलाह है संदीप जी की, और गैब्रियल इंडिया में हफ्ते भर का नजरिया आप रख सकते हैं। बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं जो कि है एसबीआई से जुड़ी हुई। दरअसल एसबीआई एक ऐसा शहर है जहां पर हमने देखा हर मंदी के बाद एक तेज रिकवरी का ट्रेंड दिखा है। तो क्या ऐसे में एसबीआई की री रेटिंग हो सकती है? आंकड़ों के जरिए जरा समझते हैं। देवांशी हमारी सहयोगी है, उनसे जानते हैं, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव रिसर्च को लेकर आई है एसबीआई को लेकर। बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए आने वाले समय में एसबीआई की री रेटिंग की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जिस तरह से हमने ट्रेंड देखा है पिछले कई सालों में, उसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी या शानदार रिकवरी जो है वो एसबीआई में आने वाले समय में दिख सकती है। मैं किस ट्रेंड की बात कर रही हूँ, आप देखिए जब भी हमने देखा है कि ओवरऑल इकोनॉमी में मंदी आती हुई दिख रही है, रिसेशन आया है, उसके बाद लगातार 3 से 4 सालों में हमने देखा है कि इस जो एसबीआई है उसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं। उसमें जो रिकवरी आती हुई दिख रही है वो काफ़ी मजबूत है। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने मिल रहा है। हम ने जो डेटा देखा है वो पिछले कई सालों का देखा है। अब देखिए 2 रिसेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 2008 की, और उससे पहले हमने देखा 2000 में जिस तरह से रिसेशन आया था, उसके बाद मजबूत रिकवरी एसबीआई ने दिखाई है। सबसे पहले अगर 2000 साल की बात कर ले तो हमने देखा 2000 से लेकर 2003 में हमने देखा है कि एसबीआई की जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत रही है। कुल मिला के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें 50% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी। इन 3 सालों में जो लोन ग्रोथ है, एडवांसेस है, उसमें 40% से ज़्यादा की मजबूती देखने मिली थी, और ब्याज से आय भी बढ़त के साथ ही आती हुई दिखी थी। सिमिलरली अगर आप देखें 2008 से लेकर 2011 लगातार ग्रोथ आती हुई दिखी थी, और साथ ही अगर आप देखें 3 साल में जो डिपॉजिट्स थे उसमें करीब 60% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। एडवांसेस जो थे उसमें 65% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने मिली थी, और अगर हम ब्याज से आय की बात करें तो दुगनी होती हुई दिखी थी। तो कुल मिला के हम यही मान के चल रहे हैं कि अब जब पैंडेमिक आता हुआ दिखा, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिखी थी, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हुई दिखी थी, और अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिख रहा है। तो एसबीआई एक मेजर स्टॉक हो सकता है जिसको आप प्ले कर सकते हैं, और अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। हम यही मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग 50% से सिमिलर ट्रेंड हमें देखने मिलेगा। 50% से इसके जो डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। यही नहीं, जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। आज मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और साथ ही उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ाकर 600 तक के कर दिए हैं। साथ ही इनका मानना है कि अगर बुल केस टारगेट्स देखें तो 765 तक के टारगेट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के एसबीआई पर आप नजर रखें, आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ इस बैंक में आती हुई दिखेगी।
बहुत शुक्रिया देवांशी आपका, आप इतनी एक्सक्लूसिव रिसर्च एसबीआई से जुड़ी हुई लेकर आई हमारे पास। और संदीप जी से भी समझना चाहेंगे। संदीप जी, आपने पूरी डिटेल रिसर्च देखी हमारी टीम की तरफ से, एसबीआई में आगे बड़े मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो एक्सक्लूसिव पैनल है उनमें से बजट के दिन भी काफी एग्रेसिवली रेकमेंड किया था, आशु जी ने भी किया था और भी पैनलिस्ट ने किया था। और तब तो भाव 290 300 के लगभग थे और आज वहां से देखिए कहाँ 15 दिन में पहुंच गया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की वैल्यू है और जो सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है, तो मुझे लगता है कि पीएसयूज को लेकर और पीएसयू बैंक्स को लेकर तो काफी रीरेटिंग हो सकती है। एंड एसबीआई इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट। एंड यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग भी अपॉर्चुनिटीज है, कुछ उनके सब्सिडियरीज के आईपीओ आने वाले हैं। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन एसबीआई। मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए। हो सकता है कि एक बार अभी लेते हैं तो बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, बट जो 600 रुपए के लक्ष्य है और ये 4 फिगर में भी कभी ना कभी जाएगा आने वाले 3 से 4 साल में, ऐसा मेरा मानना है। बट ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइंस। तो एसबीआई पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह संदीप जी की। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर ऑयल एंड गैस इंफ्रा पर बड़ा निवेश करने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में है। क्या एक इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं? जरा पूरा अपडेट हमारे सहयोगी वरुण से लेते हैं। वरुण, जरा बताएं। देखिए, गैस सेक्टर के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 2 बड़े ऐलान हुए। सबसे पहले तो ये है कि अगले 5 साल में गैस सेक्टर में करीब 7.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो सरकार करने वाली है और ये अपने आप में बड़ा खर्च है, याद रखिएगा। दूसरा, सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा। और देखिए, अगर नेचुरल गैस जीएसटी के अंतर्गत आ जाती है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनियों को मिलेगा, साथ ही जो कंपनियां गैस का इस्तेमाल करती है उनको मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक नेचुरल गैस जीएसटी के बाहर है, तो इसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेंट्रल टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो है वो लगते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की कीमत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब जब जीएसटी में आ जाएगा तो एक जीएसटी केवल लगेगा, तो जाहिर सी बात है जो ओवरऑल टैक्सेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जो कंपनियां इस गैस को यूज़ करती है, जीएसटी में नहीं होने के कारण इन कंपनियों को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। जीएसटी के अंतर्गत अगर नेचुरल गैस आ जाती है तो जाहिर सी बात है जो कंपनियां गैस यूज़ करेगी उनको इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलेगा। तो ये इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा, जिसके कारण ओवरऑल खर्च जो है कंपनियों का वो कम होगा और जाहिर सी बात है फिर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी गैस और ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो गैस का कंजम्पशन शुरू कर देगी, तो गैस के जो वॉल्यूम्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जितनी गैस कंपनियां हैं उनमें आज भरपूर तेज़ी देखने मिली और जो कंपनियां इन गैस को यूज़ करती है उन स्टॉक्स में भी आज भरपूर तेज़ी देखने मिली है इन 2 ऐलानों की वजह से। बिल्कुल वरुण, ओएनजीसी और गेल में हमने देखा 7% उछलकर निफ्टी के टॉप गेनर्स में वो शामिल रहे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और संदीप जी, आपकी राय ऑयल एंड गैस सेक्टर पे लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद तो एक शानदार रफ्तार देखने को मिल रही है और खास तौर से जो ये जीएसटी के दायरे में नेचुरल गैस को लाने की बात की जा रही है, आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट हम देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए फिलहाल इस सेक्टर में? अब बिल्कुल, ये बहुत बड़ी न्यूज है इनफैक्ट गैस सेगमेंट के लिए। और इसलिए देखिए, आज जो जीएमसीज थी, गैस मार्केटिंग कंपनीज और गैस से रिलेटेड कंपनियां, सब जबरदस्त परफॉर्म करती हुई नजर आई। भले वो गेल हो, आईजीएल हो, गुजरात गैस हो। और एमजीएल और गुजरात गैस के लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है वैसे भी ये। और तीसरी बात ये है कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है या जो भी यूजर इंडस्ट्रीज है उनको ये क्रेडिट नहीं मिलता था इनपुट टैक्स का। तो इसलिए मैंने आज जब जीएनएफसी को मैं रेकमेंड कर रहा था तो मैंने ये हाईलाइट भी किया था कि ये जीएसटी के दायरे में आते ही इन सारी कंपनियों को बहुत फायदा होने वाला। तो जीएनएफसी है या आरसीएफ है, जीएसएफसी, सारे फर्टिलाइजर कंपनीज काफी आज मूव देते हुए दिखाई दिए। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज। और वैट और जीएसटी का बहुत बड़ा ये स्टेप होगा अगर सरकार ले लेती है, तो इट्स अ बिग थम्स अप। और मार्केट ने आज थम्स अप ओवरऑल दिया है जिस तरीके से भाव सब चले। बिल्कुल, चलिए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात हो गई है और हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट, इसकी जरा बात करें। एक तरफा चाल दिखाई है इस स्टॉक ने। अब 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में शेयर 100% उछल चुका है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है, समझना जरूरी भी है। मानसी है पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ। मानसी, जरा बताएं दीपक नाइट्राइट में तेजी की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए दीपक नाइट्राइट में लगातार हर रोज हम एक्शन देखते ही आ रहे हैं और पिछले 6 महीने के ट्रेंड को अगर देखें 100% से भी ज्यादा तेजी दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में देखी जा चुकी है। वजह कई सारी हैं, लेकिन शुरुआत नतीजों से करना चाहूंगी। कंपनी के Q3 FY21 के नतीजे दमदार रहे हैं। आय में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली, वहीं मुनाफा जो है 38% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा फिनोलेक्स कारोबार जो कि एक मेजर सेगमेंट है कंपनी का, ये कारोबार का मजबूत प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट में बेहतरी के चलते फिनोलेक्स प्लांट जो है 100% क्षमता पर यहाँ पर कार्यरत हैं और इसी के चलते इस कारोबार या इस सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटी की अगर बात करें, कंपनी के दहेज में कंपनी ने अभी दहेज में 127 एकड़ जमीन पर लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है उसकी शुरुआत की है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि Q4 FY21 में प्लान का दूसरा फेज जो है वो भी तैयार हो जाएगा। एक्सपोर्ट कारोबार सुधरा है, 326 करोड़ से तिमाही आधार पर एक्सपोर्ट कारोबार 368 करोड़ पर जा पहुंचा है। वहीं फार्मा और पर्सनल केयर के भी कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। नए अवसर का पूरा फायदा कंपनी को मिल रहा है। चीन से कॉम्पिटिशन घटने से फायदा मिला है। आपको बता दें, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के बदले अब भारत पर दुनिया की नजर है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिसके चलते दीपक नाइट्राइट में लगातार तेजी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका मानसी, दीपक नाइट्राइट में तेजी की वजह बताने के लिए और हम तक ये पूरी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और शो का खास सेगमेंट देखते हैं जिसका नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका। कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन देने वाले हैं आज आप? स्वाति जी नमस्ते, आपको और आपके इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। तो दो ऑप्शन, एक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरा है टेक महिंद्रा, ये लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला ऑप्शन है IOC का, जिसके अंदर आप फरवरी महीने की 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद सकते हैं। 2 रुपए 35 पैसे वो स्टॉक बंद हुआ है, वो प्राइस बंद हुआ है और वहां पे आप उसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 1.5 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 4 रुपए। तो जाने को आपके करीब 85 पैसे जा सकते हैं और मिलेंगे तो आपको 1 रुपए 65 पैसे मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है। दूसरा है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर आप फरवरी की कॉल 1020 की कॉल ले सकते हैं। आपको ये पड़ेगी करीब 21 रुपए में। स्टॉप लॉस रखिए इसमें 13 रुपए का और टारगेट रहेगा इसके अंदर 38 रुपए। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर और अभी नए सिरे से वापस चलनी शुरू हुई है, तो यहाँ पे भी आपको फायदा हो सकता है। दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, ध्यान रखिए ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है। हालांकि ये कंपनियां अपने आप में इन्वेस्टमेंट के लायक भी होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ और वो भी तब सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस रखें और इस ऑप्शन को 4 या 5 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड आप नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप शो में शामिल हुए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई और आइए शो में आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां बनाएं? नमस्कार स्वाति, देखिए गुड इवनिंग। ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी में मेरे को लगता है कि कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड करने चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और मार्केट्स में भी सडन अपस्विंग और डाउनस्विंग दोनों तरफ के देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में पहला स्टॉक होगा HDFC बैंक, जिसपे 16 का पुट लेने का सलाह रहेगा 50-51 रुपए के आसपास। 38 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 70 से 75 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है तो गिरावट मिल सकती है। मार्केट में गिरावट आई तो HDFC बैंक में अच्छा बेनिफिट होगा और मार्केट में वैलिडिटी देखने को मिलती है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है बायोकॉन। बायोकॉन में तेजी लग रही है तो बायोकॉन में 420 वाला कॉल 9.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 6.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 14 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का मूव बायोकॉन के 420 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर खंडाई जाके चलने का सलाह रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमित, आप हमारे साथ शामिल हुए और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने कल के लिए बताई। अब शो के अंत में संदीप जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने की सलाह देंगे आज आप? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। सबसे बढ़िया बात ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज की मैं ये कहूंगा कि क्वालिटी फंडामेंटल्स है और MNC है और सबसे बढ़िया बात और है उससे भी ज्यादा
कि जो वैल्यूएशन वो बहुत सस्ते हैं और स्टील सेक्टर में, मेटल्स में अच्छी चाल आई हुई है और ये स्टॉक भी बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स है और ये जो सेगमेंट वाली कंपनियां हैं वो लोग थोड़ा लगार्ड्स थे और लेट पार्टिसिपेट किया पूरे रैली में। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे स्टॉक को ले। एक तो फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 29-30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड यील्ड भी 1-1.25% के लगभग है। पिछले 5 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 10-11% है, सेल्स की भी 10-11% है और जीरो डेट कंपनी है सबसे इंपॉर्टेंटली। और जो पिछला क्वार्टर है वो बहुत बढ़िया गया। इनफैक्ट दिसंबर का क्वार्टर अगर आप दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो 20 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस बार दिसंबर में 24 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे डाउनसाइड रिस्क भी कम है और 290-320 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए फंडामेंटल्स के तौर। ओके, लॉन्ग टर्म 6 से 9 महीने का एक ड्यूरेशन बताया है संदीप जी ने। ओरिएंट रिफैक्ट्रीज में उनकी पसंद है, आप निवेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, हमसे बातचीत की। साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एक्सपर्ट्स का भी बहुत शुक्रिया, हमारे जो सहयोगी हैं आपका भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।